Assalamu alaikum. Today I'll be discussing a new topic, pancreas, gallbladder and liver. This covers about 1 SCQ and 5 MCQs in the UHS examination. First of all, I'll be discussing pancreas and especially pancreatitis. Pancreatitis, depending upon its severity or reversibility, is divided into two forms, acute pancreatitis and chronic pancreatitis. Today I'll be discussing the acute pancreatitis. Acute pancreatitis basically is differentiated from the chronic one depending upon reversibility. Acute pancreatitis is reversible while chronic pancreatitis is irreversible. Acute pancreatitis, it can return to normal form depending upon the inflammatory agent. If the inflammatory agent is removed, it can return to normal. While in case of chronic form, it is irreversible. It involves irreversible destruction of the exocrine pancreas. It cannot be returned to the normal state. So, as far as the definition of acute pancreatitis is concerned, it is a reversible, as I have discussed, it is a reversible inflammatory process that varies in severity. In mild forms, we have focal edema with fat necrosis, while in severe forms of acute pancreatitis, we have widespread hemorrhagic necrosis of pancreas. अगर सिर्फ माइल्ड फॉर्म है उसमें चूँकि इन्फ्लेमेशन में वी हैव एक्सुडेशन एंड एडिमा, तो माइल्ड फॉर्म में एडिमा होगा और जो पेरीपेंक्रियाटिक फैट है पेंक्रियाज में उसका नेक्रोसिस होगा. लेकिन जब बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म आ जाती है तो फिर पेंक्रियाज के अपने सेल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके डक्ट्स, उसके आइलेट्स, उसके एसिनार सेल्स, उसके ब्लड वेसल्स, सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है. इट लीड्स टू हेमरेजिक नेक्रोसिस, हेमरेजिक लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस. इस पूरे में इसकी डेफिनेशन, इसके एटियोलॉजिकल एजेंट्स, इसके कॉजेटिव एजेंट्स जो बेसिकली हैं, उसके अलावा उसके क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड यूकेस डिस्कस होंगे. As far as the etiological feature or the causative features of acute pancreatitis are concerned, we have metabolic, genetic, mechanical, vascular, infectious and other agents. The metabolic causes include alcoholism, hypercalcemia, hyperlipidemia and drugs. Alcoholism is one of the most important cause of acute pancreatitis. Hypercalcemia basically increased calcium levels, and calcium is basically the activator of enzymes. So high calcium levels can lead to activation of pancreatic enzymes. So it is one of the causes of acute pancreatitis. उसके बाद आ जाता है ड्रग्स. अब कौन कौन से ड्रग्स कॉज कर रहे होते हैं? ड्रग्स के अंदर जो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस कॉज कर रहे हैं हमारे पास आ जाते हैं टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, वेलप्रोइक एसिड, देन वी हैव एजाथायोप्रिन, मार्केप्टोप्यूरिन, देन वी हैव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. उसके बाद नेक्स्ट टू दीज ड्रग्स वी हैव जेनेटिक कॉजेज़. जेनेटिक कॉजेज़ में क्या होगा कि वो एंजाइम्स जो बेसिकली एक्टिवेट कर रहे होते हैं पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को, उनमें म्यूटेशन आ जाती है. जो एक्टिवेट कर रहे हैं उनमें म्यूटेशन और जो इनहिबिट कर रहे हैं उनमें भी म्यूटेशन आ जाएगी. सो वी हैव PRSS1 जीन. इट इज़ बेसिकली इट इनकोड्स ट्रिप्सिनोजिन. ट्रिप्सिनोजिन इज़ द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन. जब इसके जीन में म्यूटेशन आ जाती है तो फिर क्या होगा कि एक्टिव फॉर्म प्रोड्यूस होना शुरू होती है, रैपिड प्रोडक्शन हो जाती है एक्टिव फॉर्म की. उससे क्या होगा कि जब PRSS1 जीन के अंदर म्यूटेशन आएगी तो एक्टिव फॉर्म की ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी और जो ट्रिप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है वो कम हो जाएगी. और उसके बाद दूसरा आता है ट्रिप्सिन का इनहिबिटर स्पिन K1. जब ट्रिप्सिन जो है जो एक्टिव फॉर्म है, इसकी वजह से बाकी जो जाइमोजन एंजाइम्स हैं या जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स रेस्टिंग इनएक्टिव फॉर्म है ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं. इसका जो इनहिबिटर है अगर उसके जीन में म्यूटेशन आ जाएगी, इससे भी क्या होगा, जो ट्रिप्सिन है उसकी ओवर एक्सप्रेशन होगा, ट्रिप्सिन की एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाएगी. अगर उसका इनहिबिटर वो हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है, तो इससे अब दो तरह की म्यूटेशंस हैं. वी हैव PRSS1 जीन जो कि ट्रिप्सिनोजन की म्यूटेशन है, एंड वी हैव स्पिन K1 जीन जो कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर की म्यूटेशन है. Then we have the mechanical causes which can cause the blockage of ducts, which can cause the damage of the pancreatic ducts, or so they include gallstones, they include trauma, rupture of the posterior duodenal ulcers. Because from the anatomy we know the head of the pancreas, it lies behind the second part of the duodenum. So any tumor in the duodenum, if it ruptures, it can lead to
damage to the head of the pancreas. So we have in mechanical causes, there is one cause is rupture of the posterior duodenal ulcer. Then we have the iatrogenic injury. Iatrogenic injury basically involves injury during the hospital procedures, for example endoscopy, ERCP. Then we have vascular causes including shock, thromboembolism, polyarteritis nodosa. Then we have the infectious causes including mumps and coccic virus, and other causes include scorpion sting. So this slide again tells about the idiopathic causes. Then we have gallstones, ethanol, trauma, steroids, mumps, autoimmune causes, scorpion sting, hyperlipidemia, hypercalcemia, ERCP, and drugs. So coming to the two most important causes of acute pancreatitis. One is gallstones and secondly alcohol. So how gallstones are causing how gallstones and alcohol are causing acute pancreatitis, I'll discuss it after discussing the pathology, because pathology is self-explanatory. It will explain how gallstones and alcohol are causing the एक्यूट पेंक्रेटाइटिस. इसी के अंदर यानी कि इस पैथोलॉजी के अंदर ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. पैथोजेनेसिस के अंदर ही एक्सप्लेन हो जाएगा किस तरह से गॉल स्टोन्स और अल्कोहल आर कॉजिंग एक्यूट पेंक्रेटाइटिस. सो व्हाट इज़ पैथोजेनेसिस? अब होता क्या है? ड्यू टू एनी cause, either the cause is gallstones or any trauma or alcohol, there is blockage of this duct, there is blockage of this pancreatic duct. Either the CBD, common bile duct, or the pancreatic duct, they are blocked, or the blockage occurs at the sphincter of OD, here at the ampulla of the Vater. At the ampulla of Vater, there is accumulation of pancreatic secretions, and the accumulation of pancreatic secretions lead to the activation, basically the premature or inappropriate activation of pancreatic enzymes, which causes the autodilation of pancreatic parenchyma. And this is the key point. This autodilation of pancreatic parenchyma, it is the key point in the acute pancreatitis. This autodilation then causes inflammation, edema, ischemia, and all other fat necrosis, the hemorrhage due to the necrosis of blood vessels, and all that points. So basically it is due to the pancreatic acute pancreatitis is basically due to the autodilation of the pancreatic parenchyma by inappropriately activated pancreatic enzymes. अब enzymes किस तरह से activate होते हैं? First of all, there is premature activation of trypsin, which leads to the activation of other pancreatic proenzymes, for example phospholipases, which cause lipid necrosis, or then we have elastases, which cause the dilation of blood vessels leading to hemorrhage. So in acute pancreatitis, we have two types of necrosis. In the pancreas itself, we have liquefactive necrosis, liquefactive hemorrhagic necrosis of the pancreas itself, and fat necrosis of the peripancreatic fat. अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो इसके अंदर 3 तरह के पाथवेज इन्वॉल्व्ड हैं. कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल द पैंक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, देन वी हैव द प्राइमरी एसिनार सेल इंजरी, देन वी हैव द डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोएंजाइम्स विदिन द एसिनार सेल्स. मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट कॉमन कॉज जो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का है, इट इज़ द पेंक्रियाटिक डक्ट इन ऑब्स्ट्रक्शन. अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है कि पेंक्रियाटिक डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इज़ पेंक्रियाटिक डक्ट. अब किसी भी वजह से इधर ड्यू टू गॉल स्टोन्स और अल्कोहल. अब गॉल स्टोन यहाँ पे आके अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, इफ़ देयर इज़ इम्पैक्शन ऑफ गॉल स्टोन एट दिस पॉइंट, it causes what? It causes the accumulation of the pancreatic secretions, and which then activate to produce pancreatic damage. ये एक cause हो सकती है. Secondly, we have alcohol. Alcohol causes what? Alcohol के मुख्तलिफ aspects हैं. First of all, alcohol can cause the constriction, can cause the contraction of the sphincter of OD. Secondly, alcohol directly damages the SNR cells. ये सेकेंड एस्पेक्ट आ जाता है अल्कोहल का. उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं ट्रॉमा, अगर ये जो डक्ट है इट इज़ डैमेज्ड डायरेक्टली ड्यू टू एनी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल ERCP, so it causes direct SNR cell injury.
सो अब हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं. डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू cholelithiasis. Cholelithiasis is basically the obstruction of the duct or any duct due to gallstones. Basically gallstones की condition को cholelithiasis कहा जाता है. Then we have the ampullary obstruction. Ampullary obstruction basically involves this area, ampulla of Federer. Then we have the chronic alcoholism, which causes what? Which causes the obstruction of, which causes the contraction of the ampulla of Federer. Then we have the ductal concretions, which include biliary sludge. All of it causes what? It causes the activation of enzymes, the peripancreatic enzymes. अब उन peripancreatic enzymes की accumulation की वजह से, activation की वजह से क्या होगा? कुछ enzymes for example lipase जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में ही सिक्रीट होते हैं. इट कॉजेज लोकल फैट नेक्रोसिस. अब जो फैट नेक्रोसिस की वजह से जो सेल्स इंजर हो जाते हैं, द इंजर्ड सेल्स दे रिलीज इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एंड दीज इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कॉज लोकल इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू इंटरस्टिशियल एडीमा. एंड दिस एडीमा basically it causes what? It causes impaired blood flow. जो vascular supply है, edema vascular supply को dysfunction कर देता है. यानी कि जो जिस जगह पे edema हुआ होता है वहाँ तक blood supply नहीं पहुँच पा रही होती. And this leads to ischemia. And the ischemia then leads to SNR cell injury, which further leads to activated enzymes. Then we have conditions in which there is direct damage. Then secondly we have the primary SNR cell injury, and there is condition in which there is direct damage to the SNR cells. अब डायरेक्ट डैमेज किस वजह से हो सकता है? अल्कोहल की वजह से. एज आई हैव टोल्ड यू, अल्कोहल क्या करता है? इट इंड्यूसेस ऑक्सीडेटिव stress in the SNR cells of the pancreas. Then we have drugs, as I have discussed, the corticosteroids, estrogens. Then we have tetracyclines, sulfonamides. Then we have trauma due to any due to any procedure or any automobile accident. Then we have ischemia and viruses like mumps virus. They cause the release of intracellular proenzymes, and they cause the release of lysosomal hydrolases, activation of enzymes leading to SNR cell injury. And last of all, we have the defective intracellular transport. The defective intracellular transport of proenzymes within the SNR cells. अब होता क्या है? नॉर्मली विद इन द SNR सेल्स दो तरह के हमारे पास एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. एक लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और दूसरे हमारे पास पैंक्रियाटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस होते हैं. एंड देन दे आर पैकेज सेपरेटली. जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो सेपरेटली पैकेज होते हैं और जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो भी सेपरेटली पैकेज होते हैं. लेकिन कुछ डिफेक्टिव कंडीशंस में क्या होता है कि दोनों की इकट्ठी पैकेजिंग हो जाती है. द प्रोएंजाइम्स ऑफ द पैंक्रियाटिक प्रोएंजाइम्स एंड द लाइसोसोमल एंजाइम्स दे आर पैकेज टुगेदर, जिसकी वजह से क्या होता है? देयर इज़ एक्टिवेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एंड देयर इज़ रप्चर ऑफ लाइसोसोम्स लीडिंग टू द SNR सेल इंजरी एंड देन अगेन एक्टिवेटेड एंजाइम्स. अब किन किन कंडीशंस के अंदर ये हो सकता है हमारे पास डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट? It can be a metabolic injury or duct obstruction or alcohol, any cause, any metabolic cause. Then what are the lesions? What are the outcomes of activated enzyme? यानी कि enzyme activate हो गए, यानी कि SNR cell injury हो गई है due to duct obstruction or due to SNR cell injury or due to metabolic causes. Then there is enzyme activation. उसके बाद क्या होगा? Due to activated enzyme they cause inflammation, so there is interstitial inflammation and edema. Then due to enzymes, अब enzyme एक एक करके क्या कर रहे हैं? The proteases cause proteolysis, the lipases and phospholipases they cause fat necrosis of pancreatic and peripancreatic fat, and the elastases they cause hemorrhage. So these are the complications, or these are the outcomes of acute pancreatitis. So these are this was the pathology of or the pathogenesis of acute pancreatitis. Next moving on to the clinical features कि पेशेंट प्रेजेंट किस तरह से करेगा. आप पेशेंट को किस तरह से रिकग्नाइज़ करोगे कि ये जो पेशेंट आया है इट इज़ बेसिकली द पेशेंट ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस. अब किस तरह से रिकग्नाइज़ करेंगे पेशेंट को? द पेशेंट कम विद एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन. उसके एपिगैस्ट्रिक में पेन हो रही होगी. अब इस पेन के कुछ फीचर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. इट रेडिएट्स टू द बैक, epigastric abdominal pain that radiates to the back. Then we have it is sudden in onset. The pain is sudden in onset, constant, intense, refers to the upper back with guarding, and
गार्डिंग से मुराद क्या होता है, जब आप उसको टच करते हो उस एरिया को जहाँ पेन हो रही होती है, द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन दे कंट्रैक्ट, this rapid contraction of the abdominal muscles is called guarding. And then we have absence of bowel sounds. These are some important buzzwords or key points related to the epigastric pain during acute pancreatitis. Then we have nausea and vomiting. Nausea and vomiting, excessive vomiting can lead to hypokalemia. Then we have periumbilical and flank hemorrhage due to necrosis, because necrosis spreads into the periumbilical soft tissue and retroperitoneum. Then we have hypocalcemia. Hypocalcemia basically क्यों हो रहा होता है, क्योंकि जो अब कैल्शियम है, कैल्शियम फैट नेक्रोसिस एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में हो रहा होता है, फैट नेक्रोसिस, एंड फैट नेक्रोसिस में कैल्शियम उस जगह पे जाकर डिपॉजिट होता है विच कॉजेज सिपोनिफिकेशन. तो कैल्शियम वहाँ पे कंज्यूम हो जाता है. कैल्शियम इज कंज्यूम ड्यूरिंग सिपोनिफिकेशन. देन वी हैव एलिवेटेड लेवल्स ऑफ सीरम लाइपेज एंड अमाइलेज. अच्छा, अब इसकी बात करें तो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर क्या होता है कि अमाइलेज के लेवल्स राइज होते हैं, और फिर नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स में लाइपेज के लेवल्स राइज होना शुरू हो जाते हैं. एंड लाइपेज इट इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर द पैंक्रियाटिक डैमेज. देन वी हैव कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड शॉक. अब शॉक क्यों हो रहा है बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है इसकी क्लिनिकल फीचर्स में. वी हैव पेरीपेंक्रियाटिक और पेरीअम्बिलिकल हेमरेज. तो अब जब पेरीअम्बिलिकल और फ्लैंक हेमरेज होगा, हेमरेज के अंदर ब्लड लॉस होगा, एंड द ब्लड लॉस कॉजेज हाइपोवोलेमिया एंड द पेशेंट गोज इनटू शॉक, एंड देयर इज़ फ्लूइड सेक्वेस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट. अब पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट में क्या होता है कि जो एरिया जहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रहा है वो एरिया उसके इर्द गिर्द जो डेब्रेटिक टिश्यू है, जो डैमेज या नेक्रोटिक टिश्यू है, वो अकोमोलेट हो जाते हैं. द बेसिकली इट कंटेन्स द ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड द फाइब्रोब्लास्ट. दे फॉर्म अ फाइब्रस टिश्यू अराउंड द लिक्विफेक्टिव नेक्रोटिक एरिया एंड इट फॉर्म्स अ सूडोसिस्ट. फिर तो सूडोसिस में क्या क्या आएगा, वो लिक्विड आ जाएगा, वो डेब्रेटिक या फिर नेक्रोटिक लिक्विड आ जाएगा. उसके अलावा जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आ जाएंगे. इस तरह से ये सूडोसिस की बेसिक कॉम्पोजिशन है. तो सेकंड कॉम्प्लिकेशन इज़ पैंक्रियाटिक सूडोसिस. इट इज़ पर्टिकुलरली इन अल्कोहलिक पैंक्रेटाइटिस. जो पेशेंट्स अल्कोहलिक पैंक्रेटाइटिस के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है ज़्यादातर, कि इसमें होता क्या है कि फाइब्रस टिश्यू विच कंटेन्स बेसिकली द ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड फाइब्रोब्लास्ट, इट इज़ फॉर्म्ड सराउंडिंग it basically surrounds what the liquefactive necrosis and the pancreatic enzymes. And ये present किस तरह से करेगा? It presents as an abdominal mass with persistently elevated सीरम अमाइलेज. जिस तरह से मैंने ऊपर क्लिनिकल फीचर्स में डिस्कस किया था कि होता क्या है कि पहले अमाइलेज के लेवल्स राइज होते हैं फर्स्ट 24 आवर्स में, फिर अमाइलेज के लेवल्स डाउन पे नीचे चले जाते हैं, दे गेट डाउन, एंड सीरम लाइपेज लेवल हाई होना शुरू होते हैं नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स में. लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है तो उसमें क्या होगा, क्योंकि अगर हेमरेज की वजह से या नेक्रोटिक डैमेज की वजह से पेशेंट की अगर कंडीशन कॉम्प्लिकेट हो गई है और इसकी कॉम्प्लिकेशन में पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट है, तो देयर इज़ प्रेजिस्टेंटली एलिवेटेड सीरम अमाइलेज लेवल्स और एब्डोमिनल मैस के साथ प्रेजेंट करेगा. और अगर ये जो पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट है ये रप्चर हो जाती है तो इससे क्या होगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज़ हो जाएंगे एब्डोमिनल कैविटी में, और जो ब्लड वेसल्स हैं और सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करेंगे एंड विल लीड टू हेमरेज. और इसी पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट के अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, ये मोस्टली पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट का अगर फेट देखा जाए तो ये मोस्टली खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है. लेकिन अगर ये रिजॉल्व नहीं होती और इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इट कॉजेज पैंक्रियाटिक एब्सेस. अब पैंक्रियाटिक एब्सेस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ज़्यादातर कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, इकोलाई ज़्यादातर, और इकोलाई इन्वॉल्व होते हैं. और किस तरह से प्रेजेंट करेगा ये, इट प्रेजेंट्स विद एब्डोमिनल पेन, हाई फीवर, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, सो इट प्रेजेंट्स विद हाई फीवर एंड प्रेजिस्टेंटली एलिवेटेड लेवल ऑफ अमाइलेज. इसके अंदर भी एलिवेटेड लेवल्स ऑफ अमाइलेज आ जाते हैं. अब चूँकि ये एक इन्फेक्शन है, सो वी हैव ल्यूकोसाइटोसिस, हाई पेशेंट प्रेजेंट्स विद न्यूट्रोफिलिया. देन जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके अंदर हमारे पास वी हैव डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ड्यू टू डिफ्यूज डैमेज ऑफ द alveolar capillary junction. Then we have the morphology. Morphology is another one of the most important and most frequently asked questions of UHS examinations. So
we have the microscopic and macroscopic picture of acute pancreatitis. Microscopically, we see edema, we see neutrophilic infiltration, we see pancreatic damage along with hemorrhages. So there are five common changes during acute pancreatitis. इनके 5 चेंजेस आते हैं पेंक्रियास के अंदर एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के अंदर, और हमारे फिंगर टिप्स पर होने चाहिए. यही बेसिक पैथोलॉजी इसके अंदर, यही बेसिक मॉर्फोलॉजी आएगी इसके अंदर एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में. फर्स्ट ऑफ ऑल एडीमा, और इस तरह से हमें इस तरह से पेंक्रियास में नज़र आएगा. ड्यू टू माइक्रोवास्कुलर लीकेज कॉजिंग एडीमा. देन वी हैव fat necrosis, as we know, due to lipases. Then we have acute inflammatory reaction, proteolytic proteases के release की वजह से we have proteolytic destruction of the pancreatic parenchyma. Then we have the elastasis की वजह से blood vessels damage हो रही थी, leading to interstitial hemorrhage. So this is the diagram showing destruction of the pancreas, including hemorrhage, neutrophilic infiltration and edema. अगर थोड़ा सा और वाइड पिक्चर होती तो इसके अंदर पेरीपेंक्रियाटिक फैट नेक्रोसिस भी नज़र आ जाता. अब इसके 2 तरह की फॉर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, जो मैंने ऊपर डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन कर दी थी. एक माइल्ड फॉर्म आ जाती है और एक सीवियर फॉर्म आ जाती है. माइल्ड फॉर्म के अंदर जो बेसिकली इंटस्टिशियम इन्वॉल्व, माइल्ड फॉर्म में वो हमारे पास 2 चेंजेस आ रहे होते हैं. एक एडिमा हो रहा होता है और दूसरा पेंक्रियाटिक एंड पेरीपेंक्रियाटिक फैट नेक्रोसिस हो रहा होता है. लेकिन जो ज़्यादा सीवियर फॉर्म होती है उसके अंदर पेंक्रियास का अपना टिश्यू, उसका अपना पेरेन्काइमा भी इन्वॉल्व हो जाता है. उसमें क्या होगा, जो एसिनार सेल्स, डक्टल सेल्स, उसके अलावा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं. तो फिर लेट कॉम्प्लिकेशंस में अगर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी डैमेज हो रहे हैं तो लेट कॉम्प्लिकेशंस में वी कैन गेट डायबिटीज़ मेलाइटिस. अगर ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो रही हैं तो हमें पता चल जाएगा वी हैव हेमरेज. तो ज़्यादा सीवियर अगर एक्यूट पेंक्रेटाइटिस है वी कैन गेट हेमरेज. सो इट इज़ एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेंक्रेटाइटिस. अब मॉर्फोलॉजिकली अगर इसको हम देखते हैं, दिस वाज द जो मैंने भी एक्सप्लेन किया वो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर थी. अब जो मैं एक्सप्लेन करूँगी ये मैक्रोस्कोपिक पिक्चर है. इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, वी हैव रेड ब्लैक hemorrhagic areas. This is the red black hemorrhagic area in pancreas with acute pancreatitis, and we have foci of yellowish white chalky fat necrosis. These are the areas of yellow white chalky necrosis. अब नेक्रोसिस कहाँ फैट नेक्रोसिस किन किन जगहों पे हो सकता है. इट कैन अकर इन पेंक्रियाटिक फैट एज वेल एज द एक्स्ट्रा पेंक्रियाटिक फैट. देन वी हैव एक्स्ट्रा पेंक्रियाटिक फैट बेसिकली इन्वॉल्व्स ओमेंटम एंड बाउल मेजेंट्री एंड इवन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द सबक्यूटेनियस फैट. अब पेरिटोनियम की अगर बात की जाए, अगर ये जो इन्फेक्शन है विच इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ पेंक्रियास अगर ये पेरिटोनियल कैविटी में स्प्रेड हो जाती है तो पेरिटोनियम में क्या चेंजेस आएंगे. तो पेरिटोनियम इट कंटेन, अब इसके अंदर बेसिकली जो नेक्रोसिस हो रहा है, नेक्रोसिस ऑफ बेसिकली फैट सेल्स, उसकी वजह से चेंजेस आएंगे. इंजाइमेटिकली डाइजेस्टेड एडिपोज सेल से ग्लोब्यूल्स आएंगे पेरिटोनियम के अंदर, एंड द पेरिटोनियम कंटेन्स सीरस स्लाइटली टर्बिड ब्राउन टिंज्ड फ्लूइड विद globules. The peritoneum contains serous slightly turbid brown tinged fluid with globules. This is basic picture. This is the classic picture of peritoneal fluid, which is basically derived from the adipose tissue necrosis or digestion. Then in severe form, as I have told you, we have hemorrhagic pancreatitis due to involvement of blood vessels. Next we have differential diagnosis. The differential अब जब पेशेंट हमारे पास acute pancreatitis के साथ आता है तो जिसको जो सिम्टम्स होते हैं ये बेसिकली मिक्स एंड मैच होते हैं. उसको इस बेस पे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है बाकी कंडीशन से. तो वो कंडीशंस जो कि डिफरेंशियल्स में आ सकते हैं acute pancreatitis में, उसमें आ जाते हैं perforated peptic ulcer, biliary colic, acute cholecystitis with rupture, occlusion of the mesenteric vessels with infarction of bowel. अब हम इनको किस तरह से इन डिफरेंशियल्स को करते हैं, देखते किस तरह से इनको डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं बाय MRI, बाय CT scans, बाय पिक्चर्स ऑफ amylase and lipases. Again, lipases are more specific for the pancreatic enzymes. जो acute cholecystitis है उसके अंदर हमारे पास AST रेज हो सकता है, ALT रेज हो सकता है. तो इस तरह से एंजाइम्स की बेस पे MRI और CT स्कैन्स की के बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक्यूट पेंक्रेटाइटिस को इन कंडीशन से. देन लास्ट ऑफ ऑल आई विल बी डिस्कसिंग यूक्यूज़ के अगर
पास पेपर में अगर हमारे पास एग्ज़ाम में कोई सिनेरियो आ गया तो हम किस तरह से उसको वो करेंगे, डायग्नोज किस तरह से करेंगे. सो अ 38-year-old male is a smoker and sometimes takes alcohol after dinner. He got mild edema on his ankles and was prescribed thiazide diuretic by his doctor at early morning. After last night heavy dinner, he got severe pain in his epigastrium penetrating to his back. Okay, first of all, he takes alcohol after dinner. It is one of the buzzwords. So secondly, severe pain in his epigastrium penetrating to his back. It is again a buzzword. Then he got fever, again a buzzword. Leukocytosis and neutrophilia, again a buzzword. And serum calcium was low. It is one of the most highlighting points क्योंकि हमें पता है इसके लैब जब करवाते हैं तो serum calcium low आ रहा था due to consumption of calcium during saponification. Then we have the blood urine nitrogen which is bit high. Again, manifestation of acute pancreatitis, because we know according to this criteria, we know we have elevated blood urine nitrogen in case of acute pancreatitis. Then we have the serum potassium which is a bit low. The normal range is from 3.6 to 5.2. So the serum potassium is low as well, maybe due to the vomiting and nausea. So what is your diagnosis? Depending upon these buzzwords, we know we have the patient with acute pancreatitis. I have discussed its pathogenesis, the three main pathways. First of all, the duct obstruction, then we have the primary SNR cell injury, and then we have the basically सेल इन्वॉल्वमेंट, SNR सेल इन्वॉल्वमेंट, SNR सेल के अंदर जो रॉन्ग पैकेजिंग हो रही थी उसकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है. देन वी हैव 4 कॉम्प्लिकेशंस. आई हैव डिस्कस्ड शॉक, एंड देन आई हैव डिस्कस्ड पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट, पैंक्रियाटिक एब्सेस, DIC and ARDS. Next we have complications, and I have discussed the etiological factors, alcohol, gallstones, trauma. Then we next is tabulate important causes of acute pancreatitis. Morphology इसकी बतानी है. मैंने दोनों चीज़ें पहले डिस्कस कर दी हैं in tabulated form के अंदर. दिस इज़ बेसिकली द टेबुलेटेड फॉर्म जो कि हमारे रॉबिन्स में अच्छी तरीके से ये प्रॉपर टेबल पूरा का पूरा रॉबिन्स के अंदर आपको मिल जाएगा, विच बेसिकली इंक्लूड्स द कॉजेज़ ऑफ acute pancreatitis, metabolic causes, genetic causes, mechanical causes, vascular infections and other causes. And then we have morphology. I have discussed the macroscopic as well as microscopic morphology of acute pancreatitis. That's all for the day. If you have any questions, you can write in the comment box. That's it.